एड एस्ट्रा एक एस्ट्रोनॉट के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक मूवी है जिसमें स्पेस का फ्यूचर दिखाया गया है। ये पूरी मूवी स्पेस की है। इसमें हर को ना के बराबर दिखाया गया है। इस मूवी का मेन हीरो ब्रैड पिट है, जिसका इस मूवी में नाम रॉय होता है। मूवी की शुरुआत एक स्पेस स्टेशन से होती है जो धरती से शुरू होता है और स्पेस में जाकर खत्म होता है। तो रॉय इस स्पेस स्टेशन पर होता है। सबसे पहले वो अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट देता है। वो कंप्यूटर को बताता है कि मैं शांत हूँ, मेरा बर्ताव व्यवहारिक है, रात मैंने पूरी 8 घंटे की नींद ली है, मेरी हार्ट बीट 47 है और अब मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। रॉय टेस्ट में पास होता है। फिर रॉय सूट डालकर स्पेस स्टेशन से बाहर काम करने के लिए निकलता है। रॉय शुरू से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और आज वो अपनी इस जिंदगी को जी रहा था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता था, न खुशी न गम। वो खुद को बहुत सेल्फिश मानता था क्योंकि आज तक उसने सिर्फ अपनी परवाह की है। रॉय स्पेस स्टेशन के बाहर काम कर रहा होता है कि अचानक वो देखते कि एक सर्ज आया है जिससे उसके साथ वाले टावर तबाह होने लगते हैं और उन पर जो काम कर रहे होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। रॉय जल्दी से नीचे की ओर जाकर अपने टावर की बिजली काट देता है, जिससे उस टावर की बिजली बंद हो जाती है और सर्ज से आधे टावर पर ही ब्लास्ट रुक जाते हैं। लेकिन वो ऊपर हुए ब्लास्ट से नीचे गिर जाता है और अपना पैराशूट खोल लेता है, लेकिन नीचे आते आते उसके पैराशूट में छेद हो जाता है और उसकी लैंडिंग बिगड़ जाती है। अच्छी बात यह होती है कि उसे कोई नुकसान नहीं होता। मेडिकल टीम उसे वहां से ले आती है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि वो खुद को बर्बाद कर लेगा, लेकिन उसे साथ से कुछ भी महसूस नहीं होता। वो बिल्कुल फीलिंगलेस हो गया था, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। आगे रॉय के पास स्पेस कॉम से मैसेज आता है और उसे सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां वो लोग उसे बताते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ है वो नेपच्यून प्लेनेट से निकली हुई रेस की वजह से हुआ है। ये सर्ज 11 दिन पहले शुरू हुआ था। ये सर्ज अर्थ की तरफ बढ़ती जा रही है और बहुत तबाही मचा सकती है। फिर वो लोग रॉय को लीमा प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। रॉय कहता है कि 29 साल पहले शुरू हुआ था और आउटर सोलर सिस्टम जाने वाला पहले लोग थे। इस प्रोजेक्ट के कमांडर उसके पिता थे। वो लोग रॉय से पूछते हैं कि आपके पिता का ना होने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा। रॉय कहता है कि मेरी मोम को पड़ा था। वो लोग रॉय को कहते हैं कि हमें लगता है कि आपके पिता जिंदा हैं और वो नेपच्यून प्लेनेट के आसपास हैं। रॉय का कोई रिएक्शन नहीं होता। कमांडर्स रॉय को कहते हैं कि अगर ये सर्ज नहीं रोका गया तो सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये रॉय का एक टेस्ट होता है और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। कमांडर्स उसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप मार्स जाओ और वहां से लीमा पर मैसेज भेजो ताकि हम उन्हें ढूंढ सके और इस सर्ज को रोक सके। रॉय मान जाता है। रॉय अपने घर जाता है और अपने पापा के 26 साल पहले के मैसेज देखता है जिसे उसके पिता ने भेजा था। तभी वहाँ कर्नल प्रेट आ जाते हैं और कहते हैं कि वो भी उसके साथ चल रहे हैं। उसका काम रॉय पर नजर रखना है। प्रेट कहता है कि हम पहले भी मिले हुए हैं, उस टाइम बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे। रॉय कहता है कि क्या ये मेरा टेस्ट है। क्लोनर कहता है कि कह सकते हैं, ये मेरा काम है, तुम पर नजर रखना भी है। रॉय कहता है कि मैं नहीं मानता, मेरे पिता जिंदा है। कर्नल कहता है कि जब तुम्हारे पिता एस्ट्रोनॉट थे तो मुझे लगता था कि स्पेस का इस्तेमाल किसी और काम के लिए भी हो सकता है, जैसे कि फरार होने के लिए, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता हमसे छिप रहे हैं। रॉय कुछ नहीं बोलता। रॉय अक्सर खुद को अकेले में बात करता था। वो सोचता था कि मैंने लाइफ में बहुत गलतियां की हैं। जब मुझे सुनना चाहिए था तब मैं सुनाता रहा और जब मुझे रहम दिल होना चाहिए था तब मैं बेरहम था। फिर रॉय अपनी बीवी को मैसेज करने लगता है, लेकिन फिर उसे डिलीट कर देता है। फिर रॉय अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट देता है और टेस्ट देने के बाद वो मुझ जानने की तैयारी करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो शिप में चला जाता है। रॉय और कर्नल मून पर पहुंच जाते हैं। चांद भी बिल्कुल धरती जैसा हो गया था। वहाँ भी लोग बहुत ज्यादा हो गए थे। वहाँ सब चीजें थी जो धरती पर होती हैं। चांद पर उतरने के बाद रॉय और कर्नल ट्रेन में वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं। कर्नल रॉय से कहता है कि जो मार्स शिप का क्रू है उसे हमारे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता है और जहाँ हमारा शिप खड़ा है वो अंधेरे वाली साइड पर है और वहाँ तक हमारे साथ कुछ आर्मी ऑफिसर्स चलेंगे क्योंकि रास्ते में बहुत खतरा है और बहुत सारे चोर लुटेरे घूमते हैं जो हर किसी को लूट लेते हैं। रॉय और कर्नल दो रोवर्स पर कुछ सिपाहियों के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन पर कुछ अनजान रोवर से हमला होता है। ये लुटेरे नहीं बल्कि किलर्स होते हैं जो किसी को भी पैसे लेकर किसी की भी जान ले लेते हैं। रॉय सोचता है कि हमने स्पेस को खोज किस लिए की थी, यहाँ भी धरती जैसा ही हाल हो गया है। हमले में एक रोवर टूट जाता है और एक रो ऑफिसर मारा जाता है। रॉय को गोली लगती है और उसके सूट में छेद हो जाता है। रॉय किसी तरह सूट को ठीक करता है। किलर्स रॉय और कर्नल को रोवर के पहाड़ से गिरा देते हैं और बड़ी मुश्किल से वो दोनों बचते हैं। रॉय और कर्नल अपनी लॉन्च की जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्नल इस हालत में नहीं होते कि वो आगे का सफर कर सके, इसलिए वो रॉय को साइड में ले जाकर एक ड्राइव देते हैं जिसमें स्पेस कॉम का सीक्रेट मैसेज होता है। कर्नल को उसे किसी को नहीं दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उसकी हालत खराब थी, इसलिए वो ये मैसेज रॉय को दे देता है। रॉय वो ड्राइव ले लेता है और शटल में बैठ जाता है। उसके साथ दूसरा क्रू था। वो लोग टेक ऑफ कर जाते हैं। जब वो लोग रॉय को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि वो सब लोग उसके डैड के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी वजह से वो लोग एस्ट्रोनॉट बने हैं। कुछ दूर चलने के बाद रॉय अकेले में जाता है
और कर्नल की दी हुई ड्राइव के मैसेज देखता है। उसे पता चलता है कि स्पेस कॉम उसके पिता को वापस नहीं लाना चाहती, बल्कि उसे वहीं पर मारना चाहती है और इस काम में वो रॉय को सिर्फ यूज कर रही है। लेकिन रॉय को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते में कमांडर के पास दूसरे शिप से हेल्प का सिग्नल आता है। कमांडर शिप को वहां रुकने लगता है, लेकिन रॉय उन्हें कहता है कि उन्हें आगे चलना चाहिए, उनकी मदद कोई और कर लेगा, हमारा मिशन बहुत जरूरी है। लेकिन वो कहता है कि आप हमें ऑर्डर नहीं दे सकते, आप सिर्फ पैसेंजर हो, या तो आप हमें अपना मिशन बताकर कमांड ले ले या हमें रुकने दो। रॉय उन्हें रुकने देता है। रॉय और कमांडर वहाँ हेल्प के लिए जाते हैं। वो एक जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला स्टेशन होता है। कमांडर पहले अंदर जाता है और उसके पीछे रॉय होता है। तभी एकदम से कमांडर के ऊपर एक बंदर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो रॉय पर हमला करता है, लेकिन रॉय उसे गोली मार देता है। रॉय कमांडर को बाहर निकालने लगता है। तभी दूसरा बंदर अटैक करता है। रॉय बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है और अंदर के प्रेशर बहुत बढ़ा देता है, जिससे अंदर के सारे जानवर मर जाते हैं। रॉय कमांडर की बॉडी को शिप में लेकर आता है और स्पेस में छोड़ देता है, और फिर जूनियर कमांडर और रॉय उस शिप को चलाते हैं। रास्ते में इस हादसे के बाद रॉय का फिर से टेस्ट होता है और वो पास हो जाता है। फिर वो लोग मार्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही उतरने के लिए नीचे की ओर जाते हैं तो शिप 20 डिग्री टिल्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक सीधा नहीं होता। रॉय शिप को मैनुअल में करके खुद नीचे उतारता है। शिप से उतरने के बाद रॉय को मिस हेलन मिलती है, जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन होती है। वो उसका स्वागत करती है और इसे एक चैम्बर तक ले जाती है, लेकिन उससे आगे सिर्फ रॉय को जाने दिया जाता है। हेलन को वहीं रोक लिया जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हायर अथॉरिटीज ही जा सकती थी। रॉय को एक हाई लेजर ट्रांसमिशन रूम में बिठा दिया जाता है और उसे एक पेपर दिया जाता है। रॉय उस पेपर को पढ़ता है। ये एक मैसेज था जो कि उसके पापा के लिए होता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। रॉय को ये कहकर वहां से भेज दिया जाता है कि वो अगले साइकिल में दोबारा मैसेज भेजेंगे। रॉय वहां से एक रूम में अपना समय बिताता है, जहां हर दीवार स्क्रीन से बनी हुई थी और वहां उन स्क्रीन पर चिड़ियां चहचहा रही थी। वो फिर दोबारा उसी रूम में जाकर मैसेज भेजता है, लेकिन इस बार रॉय वो बोलता है जो खुद बोलना चाहता था। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर रॉय के पास हायर अथॉरिटीज आती हैं और उसे कहते हैं कि वो उनके लौटने का इंतजाम कर रहे हैं, अब वो धरती पर वापस जा सकते हैं। रॉय उनसे अपने डैड के मैसेज के बारे में पूछता है। वो कुछ नहीं बताते। रॉय जोर डालता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है, पहले अपना टेस्ट करवाइए। और रॉय साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। रॉय जनरल से धरती पर बात करने चाहता है, लेकिन उसका कोड बंद कर दिया जाता है। वो अपने कमरे में बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ हेलन आती है। वो उसे कहते हैं कि वो सिर्फ एक बार अर्थ गई है, जब वो छोटी थी। वो रॉय को बताती है कि जिस स्पेसशिप में तुम आए थे, मुझे उसमें न्यूक्लियर हथियार डालकर डीप स्पेस में भेजना कहा गया है। उसका मिशन है ढूंढो और खत्म करो। वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या हम मरने वाले हैं। रॉय कहता है कि मैं नहीं जानता अब क्या होने वाला है। हेलन उसे कहते है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम क्लिफर्ड मैकब्राइड के बेटे हो और हम दोनों ही लीमा प्रोजेक्ट के शिकार हैं। हेलन उसे कहते है कि मेरे मॉम डैड दोनों उस प्रोजेक्ट में थे, इसलिए मुझे तुम्हें बताना होगा कि क्या होने वाला है। हेलन उसे अपने रूम में ले जाती है। रॉय उसे बताता है कि वो सच लीमा प्रोजेक्ट से ही आ रही है और ये लोग उसे मारना चाहते हैं। मैं बस इतना ही जानता हूँ। हेलन रॉय को उसके डैड का एक मैसेज दिखाती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि उसके क्रू ने गद्दारी की है और इसलिए उसने अपने सारे क्रू के मेंबर को मार दिया है और वो सिर्फ अकेला बचा है और वो अकेला ही एलियंस की खोज करेगा। हेलन रॉय को कहती है कि उसके डैड ने ही उसके डैड और मॉम को मारा है, लेकिन स्पेस कॉम ने दुनिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इससे उनकी इमेज खराब हो जाती और इसलिए उन्होंने तुम्हारे डैड को हीरो बना दिया। लेकिन अब उस शख्स की पूरी दुनिया को खतरा है। रॉय हेलन को कहता है कि तुम मेरी उस शिप में चढ़ने के लिए मदद करो। हेलन कहती है कि मैं रॉकेट तक तुम्हें ले जा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद सब तुम पर है। रॉय कहता है कि वो तैयार है। दोनों रॉकेट की तरफ रोवर में निकल जाते हैं। हेलन रॉय को एक जगह छोड़ देती है, जहां से अंडरग्राउंड वाटर टनल से रॉय रॉकेट तक जा सकता है। रॉय टनल से तैरता हुआ रॉकेट तक पहुंच जाता है और अंदर घुस जाता है। लॉन्च के बाद क्रू को पता चलता है कि रॉकेट में कोई है। रॉय उन्हें बता देता है कि वो इस शिप में है। वो लोग स्पेस कॉम से पूछते हैं कि वो क्या करे। स्पेस कॉम उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो रॉय को मार दे, लेकिन जैसे एक क्रू मेंबर उसे मारने आता है, रॉय उसे पकड़ लेता है और फिर दूसरा आता है, वो गोली चलाता है। तो एक गोली क्रू मेंबर को लग जाती है और दूसरी गोली गैस टैंक को लग जाती है, जिससे सारी हवा गायब हो जाती है और पूरा क्रू मर जाता है, क्योंकि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना होता। लेकिन रॉय ने हेलमेट पहना होता है, तो वो बच जाता है। रॉय क्रू को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता और शिप की कमांड खुद संभालता है और क्रू की डेड बॉडीज को स्पेस में छोड़ देता है। वो नेपच्यून की ओर बढ़ने लगता है। वो स्पेस में अकेला रहता है। उसे लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसे हर चीज की वैल्यू की पता चल रही होती है कि किसी शख्स का उसकी लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है। उसे उसकी वाइफ की वैल्यू पता चलती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो लीमा प्रोजेक्ट को खत्म करके ही रहेगा, लेकिन वो इस लंबे सफर से अब उब गया था।
वो पहले सोचता था कि वो इसी के लिए बना है, लेकिन स्पेस की जीरो ग्रेविटी और लंबे सफर ने उसकी मेंटालिटी और फिजिकली कंडीशन चेंज कर रखी थी। वो कहने लगता है कि अब इसे नहीं झेल सकता और उससे ये काम नहीं हो पाएगा। इतने दिनों के सफर के बाद रॉय नेपच्यून के पास पहुंच जाता है। उसे लीमा प्रोजेक्ट के स्टेटस का पता चल जाता है। वो अपने ऑर्बिट से थोड़ा चेंज हो गई होती है, इसलिए रॉय लीमा तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करता है। ये कैप्सूल उसे नेपच्यून के छल्लों से गुजरते हुए ले जा सकता था। रॉय कैप्सूल लेकर निकल जाता है। वो काफी डरा हुआ आता है क्योंकि उसमें उसके डैड का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने के लिए जाने लगता है। लीमा पर पहुंचकर वो अपने कैप्सूल को लीमा पर लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्सूल में कुछ खराबी आ जाती है जिससे लैंडिंग नहीं हो पाती। तो रॉय कैप्सूल को ऐसे ही स्पेस में छोड़कर उससे बाहर निकलकर लीमा पर उतर जाता है। वो अंदर जाता है। वहाँ सभी क्रू मरा होता है और उनकी बॉडीज तैर रही होती है। रॉय और अंदर जाता है और शिप के बीच के हिस्से में न्यूक्लियर बॉम्ब रख देता है और उसका टाइमर ऑन कर देता है। तभी उसे उसके डैड की आवाज आती है। रॉय अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। उसके पिता कहता है कि उसका क्रू ने भागने की कोशिश और वो लोग मारे गए। उसका डैड कहता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कितना हंगामा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं इंटेलिजेंट लिसनरों को ढूंढने में लगा रहा और आगे भी लगा रहूंगा। रॉय कहता है कि इस सब को रोकने आया हूँ ताकि मैं और आप घर जा सकें। उसका डैड कहता है कि ये वन वे टिकट है और तुम धरती पर जाने की बात कर रहे हो। मुझे ना तो वो जगह पहले पसंद थी और ना ही तुम्हारी माँ पसंद। मुझे वहाँ की याद एक बार भी नहीं आए। रॉय कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। क्लिफर्ड मना कर देता है। रॉय ने कहता है कि टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रॉय क्लिफर्ड को सूट पहनाने लगता है। क्लिफर्ड कहता है कि काश मेरी टीम में तुम जैसे लोग होते, तुम जहाँ चाहे वो कर सकते थे। उन्होंने पूरा डाटा देख लिया था, उन्हें कोई नस्ल नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए तुम और मैं ये काम कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फेल नहीं होऊंगा। रॉय कहता है कि फेल क्यों, अब तो हम जान गए हैं कि यहाँ सिर्फ हम ही हैं। रॉय उन्हें लेकर क्राफ्ट से बाहर निकल जाता है और जाते टाइम न्यूक्लियर का टाइमर ऑन कर देता है और साथ ही उनका डाटा भी अपने पास रख लेता है। क्लिफर्ड और रॉय एक दूसरे को रस्सी से बांधे होते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, क्लिफर्ड वहां से स्पेस में भागने की कोशिश करता है। रॉय उन्हें रुकने के कहता है, लेकिन वो नहीं रुकते। रॉय उन्हें रस्सी से वापस खींच लेता है। क्लिफर्ड उसे कहता है कि उसे जाने दो और उससे छूटने की कोशिश करता है और आखिर में उसे छूट जाता है और स्पेस में खो जाता है। रॉय उसे जाते हुए देखता रहता है क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था। रॉय चिल्लाता है और रोता है और कहता है कि कब तक कोशिश करोगे, हार क्यों नहीं मानते। फिर रॉय अपने शटल को आते हुए देखता है जिसे उसने ऑटो पायलट मोड पर छोड़ा था। वो लीमा प्रोजेक्ट के दरवाजे को अपने ढाल की तरह यूज करता है ताकि वो नेपच्यून के छल्लों से निकल सके। वो अपने शटल में चला जाता है और लीमा का सारा डाटा अपने शटल में ट्रांसफर कर देता है। फिर उसका पावर ऑन करके निकलने लगता है और न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर का यूज करके एक धक्के की तरह करता है ताकि वो तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़े। रॉय धरती पर पहुंचता है। उसकी टीम उसे शटल से बाहर निकालती है। वो धरती पर आकर बहुत खुश था क्योंकि अब वो बदल चुका था। वो अपनी वाइफ से मिलता है और अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट देता है और अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ गुजारने लगता है। इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।